आज हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, इनवर्स फंक्शन के बारे में और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। स्टार्ट करें क्लास। फर्स्ट पढ़ रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? लेट मान लीजिए कि हमने दो फंक्शन ले लिए। एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ डी से आर रियल नंबर में। अब ये जो फंक्शन हमने एफ डिफाइंड किया है, इस डोमेन की इमेज भी तो आएगी यहाँ। यहाँ इमेज क्या आएगी? एफ डी। ठीक है। एक फंक्शन जी फंक्शन डिफाइन कर लिया, कहां से कहां तक? ई टेंस टू आर तक। दो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिए, एक फंक्शन एफ है, एक जी है। अब देखो ये दोनों में रिलेशन क्या है कि जो डी डोमेन है एफ डी, जो इमेज आ रही है उसको कंटेन करता है सेट ई। ये सेट ई है ना, ये कंटेन करता है रेंज को, डी की रेंज को, इसको कंटेन करता है रियल नंबर। यदि ये कंडीशन है साथ में और दो फंक्शन है, देन एक फंक्शन एच कहां से कहां तक? डी टेंस टू आर। ये कैसा फंक्शन है? सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी। इस फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसको साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी कोष्टक लगा के एफ एक्स, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब एफ एक्स डोमेन कहाँ है इसका? डी ले लिया, और रेंज क्या आ रही है पूरे की? रियल नंबर लास्ट में। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। अब जो हमने ऐसे लिखा है एच एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ। अब आपकी इच्छा है कि आप यहां एच की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन जी ओ एफ है। ये क्या है? ओ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये तो ऑपरेशन है, मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ी लिख दी, ऐसे लिखी जाती है इसको। ये ऑपरेशन है किसकी? कंपोजिशन फंक्शन की। ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन की अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कंपोजिट फंक्शन समझ गए ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? अब एग्जांपल देखो। ए फंक्शन डिफाइन कर दिया डी टेंस टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और डी कैसा सेट है? एक एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है डी। और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जी। अब ये इसका डोमेन आएगा, वो कंटेन करेगा इसके डी को, आर टेंस टू आर जी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब यहां देखो, जो आर पॉजिटिव हमने डोमेन लिया था एफ का, उसको कंटेन करता है रियल नंबर। ये रेंज जो इसकी रेंज आएगी अंडूट एक्स है, इसकी रेंज क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी। इसको ये कंटेन कर रहा है ना रियल नंबर। इस सेट फंक्शन एफ की रेंज को ये कंटेन करना चाहिए जी का डोमेन। ठीक है ना? ये तो जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन जी, एफ एक्स क्या था यहाँ पे?
implies g fx की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स, और g अंडर रूट एक्स क्या लिखेंगे, e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, सॉरी यहाँ अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एग्जाम्पल से समझ गए। अब दूसरी बात, अब आप सब सोच रहे होंगे कि भी ये ऑपरेशन मैंने लिखी है GOF, है ना, मैं तो ओ बोल रहा हूं लेकिन ये ऑपरेशन है, ये वैसी ऑपरेशन है जैसे हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते थे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 5, ऐसे ये भी इनकी तरह ऑपरेशन है जो फंक्शन पे काम करती है, तो फंक्शन ले लिए उनका कंपोजिट निकालती है, ठीक है। स्टार लगाए लिखो कि एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू GOF। ये कभी भी इक्वल नहीं होते, कि जब हम ये निकाल रहे होते हैं ना GOF, कंपोजिट दो फंक्शनों का कंपोजिट निकाल रहे, तो हम ये सोचते हैं कि भी एफ और ओ जी, एफ जी का कंपोजिट और जी एफ का कंपोजिट दोनों दोनों फंक्शनों का सिमिलर होता है, सिमिलर नहीं होता। देखो एग्जांपल देखो, हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक फंक्शन ले लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज पहले निकाल लेते हैं एफ और जी का कंपोजिट, और इधर निकाल लेते हैं साथ में GOF का कंपोजिट। अब देखो इन दोनों का कंपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ जी एक्स, और इधर क्या आएगा जी एफ एक्स। ऐसे ही तो सोल्व करते हैं, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ एक्स क्या था एक्स प्लस 1, इंप्लाइज फंक्शन एफ में वैल्यू पुट करें तो क्या वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, यहाँ पे एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, यहाँ क्या आई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब साफ साफ पता चल रहा है, क्लियरली स्पष्ट है ये बात कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब एग्जांपल से ये बात प्रूफ हो गई कि इन दोनों का कंपोजिट जीएफ का और एफ जी का कंपोजिट जब भी निकालें तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये लिख, आगे चले। अब लिखो रिजल्ट्स। फर्स्ट, इफ एफ एंड जी, दो फंक्शन ले लिया हमने एफ एंड जी आर 1 1 या ऑन टू है, देन GOF दोनों का कंपोजिट इज ऑल्सो 1 1 या ऑन टू, ठीक है। कि दो फंक्शन है, इन दोनों दोनों फंक्शन 1 1 है, तो हम कह सकते हैं जब कंपोजिट निकालेंगे इन दोनों फंक्शनों का वो भी 1 1 और ऑन टू होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, अब सेकंड लिखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ GOF कंपोजिट ऑफ फंक्शन G एंड F का इज 1 1 then implies लिख लो या then लिख दो, then रहने दो, implies F must be 1 1। अब ये जो रिजल्ट लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट है, एक ये एक इसके आगे वाला। जब
कंपोजिट निकाल रहे हैं दो फंक्शनों, वो यदि जीओ एफ वन वन है तो एफ मस्ट बी वन वन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि एफ मस्ट बी वन वन, इसका मतलब जो फंक्शन जी है क्या वो वन वन होगा? आवश्यक नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ ऊपर लिख लेना जी नीड नॉट बी वन वन। ये जरूरी नहीं है कि भी जी भी वन वन हो, लेकिन एफ मस्ट बी वन वन, लेकिन एफ है ना जरूर वन वन फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लेना। 3 नंबर, इफ जी ओ एफ कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी एंड एफ इज ऑन टू implies G must be on to, ठीक है। कि मतलब यदि इन दोनों का कंपोजिट यदि ऑन टू है तो फंक्शन G मस्ट बी ऑन टू, G ऑन टू होगा ही होगा, ठीक है। अब एफ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है G के बारे में हम कह सकते हैं कि G ऑन टू होगा ही होगा। इन दोनों का एग्जांपल, एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स इजक्वल टू ई एक्स, एक फंक्शन ले लिया हमने जी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन ले लिया हमने। अब देखो फंक्शन इन दोनों का जी एफ एक्स निकाले, जब इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन निकाले क्या आएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x आया ना। अब देखो e की पावर 2x के बारे में बात करते हैं। जब यदि इस फंक्शन को देखो, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि जीओ एफ एक्स का डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स इंप्लाइज, इन दोनों का कंपोजिट क्या होगा, इज वन वन, वन वन होगा। मतलब ये तो वन वन है, वन वन है ना कंपोजिट इन दोनों का। यदि कंपोजिट दोनों फंक्शनों का वन वन है और साथ में ये देखो इसका मतलब ये भी वन वन है, बट यदि ये वन वन है इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन एफ तो वन वन है, लेकिन जी के बारे में बात करो तो जी का ग्राफ कैसा होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक ओरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। अब ओरिजेंटल लाइन मान लीजिए ये यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, एक ही वैल्यू दोनों फंक्शन की एफ एक्स वन तो इक्वल है, दोनों का एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू, लेकिन इन दोनों के डोमेन में वैल्यू इक्वल नहीं है ना। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो नहीं है ये वन वन नहीं है। तो एग्जाम्पल ये जो रिजल्ट सेकंड था ये एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया ना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब एग्जाम्पल करेंगे इसका। एक फंक्शन ले लिया हमने एफ आर से आर, और एक फंक्शन ले लिया हमने जी आर टू आर, और दोनों फंक्शन कैसे हैं, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स और जी एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। दो फंक्शन ले लिए और इन दोनों का कंपोजिट निकाल लेते हैं। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या था, एक्स
इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है और हमने ये पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसा ही होगा ना। ऑड फंक्शन है, साथ में अबाउट द ओरिजिन होगा। ये कोई ओरिजेंटल लाइन खींच के चेक कर ले कि मतलब ग्राफ को एटमोस्ट कितनी, एटमोस्ट वन टाइम है ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार काट रहा है ग्राफ को, इसका मतलब फंक्शन तो वन वन है। और फंक्शन वन वन होने का मतलब क्या हो गया, सॉरी, वन वन है और साथ में ये ऑन टू भी है, मतलब ये वन वन और ऑन टू दोनों है। ठीक है, अब चेक करो कि फंक्शन यहां पे g है, यदि ये कंपोजिट ऑन टू है तो g मस्ट बी ऑन टू, ये भी ऑन टू है ना। तो ये बात, उस एग्जांपल से ये बात कंफर्म हो गई ना कि भाई g मस्ट बी ऑन टू। ऐप के बारे में हम कह नहीं सकते कि भी ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन g है ना वो ऑन टू हो गई होगा। ये दोनों लिख लेना, एक CSR नेट के एक बार एग्जाम में आया था। ठीक है, ये दोनों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर लिखो, इफ f एंड g, दो फंक्शन ले लिए, आर बिजेक्टिव। बिजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वन वन और ऑन टू फंक्शन है दोनों फंक्शन, देन इन दोनों का कंपोजिट ऑल्सो बिजेक्टिव। और 5 नंबर रिजल्ट लिखो, इफ f एंड g, दो फंक्शन है, आर कॉन्टिन्यूस, देन इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। यदि हम दो फंक्शन है हमारे पास और दोनों फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों का कंपोजिट निकालेंगे, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना। और फर्स्ट वाले में यह कहा है कि यदि फंक्शन f और g दोनों फंक्शन यदि बिजेक्टिव है, इसका मतलब इन दोनों का कंपोजिट निकालेंगे वो भी बिजेक्टिव होगा। बिजेक्टिव का यह मतलब है वन वन और ऑन टू। ठीक है, आगे चले। अब पढ़ेंगे हम इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखो आप नंबर से समझना चाहे तो इनवर्स फंक्शन के बारे में मान लीजिए कि ये लाइन है रियल नंबर की, यहाँ 0 है। यदि मान लीजिए हम 1 2 3 यहाँ तक चले, फिर इसका इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, यहाँ तक 3 तक चले तो -3, इसका इनवर्स क्या हुआ, -3। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, ना कि नंबर्स के बारे में। अब फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यदि हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया x टेंड्स टू y, ये फंक्शन है। अब इसका यदि इनवर्स फंक्शन निकाले, इसको f इनवर्स से डिनोट कर दो या आप किसी और फंक्शन से डिनोट कर दो। अब इनवर्स फंक्शन कब निकलता है, कि जब बिजेक्टिव हो। यदि यदि फंक्शन बिजेक्टिव है, बिजेक्टिव का मतलब हो गया फंक्शन वन वन और ऑन टू है, तब देयर एग्जिट एक ऐसा फंक्शन, जी बोल दो या f इनवर्स से डिनोट कर दो, सच दैट, रुको, y टेंड्स टू x। ठीक है, ये f इनवर्स इक्वल टू कैसे डिनोट करेंगे हम, यदि ऐसे डिनोट करो तो ऐसे डिनोट कर दो, या आप ऐसे डिनोट करना चाहो तो जी वाई इक्वल टू एक्स। यहां कैसा फंक्शन था, एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहां वाई की इमेज निकाल रहे, यहां डोमेन क्या था इसका, एक्स था। और जब
एफ इनवर्स निकाल रहे हैं तो डोमेन क्या हो गया, वो जो रेंज आई थी ना वाई, वो हो गई। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। यदि आप इसको जी को, ये मैंने ऐसे लिखा है जी वाई इजगुल टू एक्स, यदि आपकी इच्छा हो तो इसको एफ इनवर्स से डिनोट कर दो, और वाई इजगुल टू क्या होता है एफ एक्स, एफ एक्स। ये आया ना। ये क्या चीज आई, जब भी हम दो फंक्शनों का, ये यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन ही तो बन रहा है, ये ध्यान से देखो। जब ये इनवर्स फंक्शन फाइंड करें तो पहले हमें ये चेक करनी है कि हमारा फंक्शन बिजेक्टिव है या नहीं है। बिजेक्टिव है तो मतलब एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उसका इनवर्स निकालेंगे तो उन दोनों का कंपोजिट, इनवर्स फंक्शन और फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, यदि आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ये इसका इनवर्स नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन, समझ गए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब एग्जांपल से देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लें 2x प्लस 3, और इसका इनवर्स निकाले, इसको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, और x इज इक्वल टू क्या आया y माइनस 3/2। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ जब हम फंक्शन एफ एक्स था तो इसका डोमेन क्या था, x एलिमेंट आ रहा था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये देखो इसके इक्वल था। अब इनवर्स निकालें तो एलिमेंट तो y का होगा ना, तो मतलब एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 3/2। तो हमारा इनवर्स फंक्शन क्या आया, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/2। यदि हम ऐसे डिनोट करते इनवर्स फंक्शन को, g से मैंने लिखा था ना स्टार्ट में, तो जी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता, y माइनस 3/2। बात एक ही है, दोनों लिखने का डिफरेंस है। आप देखो ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। अब देखो जब हम इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है एफ और एफ इनवर्स, इनका कंपोजिट निकालेंगे, देखो क्या आ रहा है। एफ इनवर्स क्या था, x माइनस 3/2, ये वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। 2x माइनस 3/2 प्लस 3, ये इससे कट जाएगा, ये -3 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारा इसका इनवर्स फंक्शन है। दूसरी बात, एक तो ये मेथड हो गया मैथमेटिकली समझने के लिए कि भी इनवर्स फंक्शन ये है या नहीं है। दूसरा, कोई भी फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन की जब भी हम बात करें तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि एक लाइन खींच लो y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ कोई पॉइंट है तो वो इस साइड में अल्फा और बीटा है ना, तो इस तरफ जब भी हम इसका इनवर्स फंक्शन होगा, ये मान लीजिए क्या है, एफ इनवर्स एक्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन है, तो यहां यही पॉइंट क्या हो जाएंगे, बीटा और अल्फा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू कन्वर्ट हो गए ना, चेंज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स फंक्शन क्या काम कर रहा है, कि इनवर्स फंक्शन यहां पर एक इमेज बना रहा है अबाउट द y इज इक्वल टू एक्स एक्स के सापेक्ष। ठीक है ना, एक मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। समझ गए ना इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, चलिए आगे। अब डेफिनेशन लिखो, ए फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेट
to be invertible if only if there exist, यदि इन्वर्टिबल फंक्शन है f तो एक ऐसा फंक्शन g जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट g इज इक्वल टू y टेंड्स टू x। ठीक है, अब इसको g को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ना f इनवर्स से, बात एक ही है। इन दोनों का जब कंपोजिट निकालेंगे देन ये रुको, सॉरी जी ओ एफ एक्स, इन दोनों का कंपोजिट जब निकालेंगे वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, इसी को इनवर्स बोलते हैं जी को। ठीक है, और यदि आपकी इच्छा हो तो इसको यहाँ एफ इनवर्स लिखना चाहो तो एफ इनवर्स लिख लेना, इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं हम। ठीक है, आपको 3 मेथड बता दिए, ग्राफ से चेक करना चाहो ग्राफ से चेक करो, मैथमेटिकली चेक करना चाहो मैथमेटिकली चेक कर लो। लेकिन जब भी हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करें तो पहले ये देखना है कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल, यदि हमने ऐसा फंक्शन ले लिया एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर, यदि हम ऐसे फाइंड करने लग गए y इजल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू फाइंड करते हैं अंडर रूट y और इनकी वेरिएबल चेंज कर लेते हैं y इजल टू अंडर रूट x, ये इनवर्स फंक्शन है, हम बोल दें कि f इनवर्स x इजल टू होगा अंडर रूट x, ये गलत है। क्यों गलत है कि पहले ये देखो हमारा एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर ये 1 1 ही नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है ना, पहले चेक करें कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। चले आगे, एक स्टार लगा के और लिख लेना, इफ यदि फंक्शन एफ इनवर्स एक्स इक्वल है एफ एक्स देन एफ एक्स इज सेल्फ इनवर्स फंक्शन। कैसे, एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कि हमने एफ एक्स इजल टू एक ले लिया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, आप इसका इनवर्स निकाल के चेक कर लो, y इजल टू 1 अपॉन एक्स और x की वैल्यू इधर गई 1 अपॉन वाई, इनके वेरिएबल चेंज हो गए, वेरिएबल चेंज करते हैं तो क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स इजल टू ये 1 अपॉन एक्स, वापिस वही आ रहा है, इसका मतलब ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन है। ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, यदि उसका इनवर्स वही फंक्शन आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन सेल्फ इनवर्स है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल एफ एक्स। अब इनके रिजल्ट लिखते हैं इनवर्स फंक्शन के, इफ ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए सबसेट है बी का, इंप्लाइज इनका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन एफ ए का ये डोमेन है ना, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, वो भी सबसेट होगा एफ इनवर्स बी का। ठीक है, 2 नंबर, यदि इनवर्स फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल होता है एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी। थर्ड, एफ इनवर्स ए यूनियन बी इक्वल होता है एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। और लास्ट, फॉर इफ एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल
invertible function, then f इन दो फंक्शनों का कंपोजिट हमेशा इक्वल होता है g का इनवर्स कंपोजिट f का इनवर्स। ये लिख लेना, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो एग्जाम में आने लायक सिर्फ एक ये है, और ये तीन है ना यूज होंगे आगे जब हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब ये तीन तो यूज होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है। देखो आईआईटी के एग्जाम में तो नहीं देगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो वहां जरूर दे देगा ये रिजल्ट डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। अब पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? A function fx is periodic then there exists a positive and finite। मैंने दो शब्द लिखे हैं, दोनों पे ध्यान देना, पॉजिटिव एंड फाइनाइट नंबर। मान लीजिए हमने एक कैपिटल टी का नाम दे दिया, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल हो एफ एक्स के फॉर ऑल, पूरे डोमेन में, फंक्शन के पूरे डोमेन में। डी एफ लिखा है ना मैंने, फंक्शन का डोमेन। ठीक है, कोई फंक्शन पीरियोडिक तब कहलाता है कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर और फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता हो। टी माना है हमने कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल हो एफ एक्स के। नहीं समझे? अब एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए हमने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ले लिया साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का ले लिया। इसमें ध्यान से देखो, इसका फंक्शन का ग्राफ बनाते। ठीक है, यहां वैल्यू कितनी है? 0। यहां कितनी वैल्यू है? पाई। यहां कितनी वैल्यू है? 2 पाई। और यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी? पाई बाय 2 पे अप्रोच करता है। पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है ये 1, और नीचे की तरफ ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, +1 और -1। अब ये देखो कि फंक्शन ये साइन एक्स है, ये अपनी जो साइन 0 पे वैल्यू प्राप्त कर रहा है वो कितने इंटरवल के बाद, मतलब यहां सिर्फ मतलब ये है इंटरवल। पीरियडिक का मतलब वो है एक अंतराल, टी। टी नाम दे दिया, कितने अंतराल बाद है वही वैल्यू हमें वापस रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू रिपीट होना। ठीक है, वैल्यू मतलब कितने अंतराल के बाद हमें वही वैल्यू फंक्शन की प्राप्त हो रही है, उसको बोलते हैं पीरियडिक। ये पीरियडिक टी, जिसे नाम दिया टी। अब ये अंतराल कितना है? देखो, साइन एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? 0। और साइन 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 0। तो साइन एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू इक्वल है साइन एक्स के। मतलब यहां पीरियड क्या हुआ? टी। 2 पाई हुआ ना, 2 पाई के बाद में वही वैल्यू हमें फंक्शन से प्राप्त हो रही है, इसको बोलते हैं पीरियडिक। पीरियड, पीरियड नाम से डिनोट करते हैं। टी नाम दे दिया, टी इक्वल टू है 2 पाई। अब एक फर्क आता है, यहाँ पे दो शब्द हमने पढ़े हैं, एक तो होता है पीरियोडिक, एक होता है फंडामेंटल पीरियड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में क्या डिफरेंस हुआ? देखो हमने एक एग्जांपल लिया था साइन एक्स का। साइन एक्स की वैल्यू तो एक्स प्लस 4 पाई और साइन एक्स प्लस 6 पाई डैश 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 इक्वल साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल आ रही है साइन एक्स के। मतलब 4 पाई पे वैल्यू, 6 पाई पे एक्स प्लस 6 पाई और 7 पाई, मतलब जो भी आगे है ना, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, मतलब इन सब पे वैल्यू वही वैल्यू प्राप्त हो रही है साइन एक्स की। तो ये सब पीरियड है, तो हमने इनको नाम दे दे। मान लीजिए ये है T1 पीरियड, ये T2 और ये मान लीजिए यहां से नाम दो T1 T2 T3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सब तो पीरियड। अब इनका फंडामेंटल साइन एक्स का जब भी हम बोलते हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये ना कि पीरियड है, ये क्या है? फंडामेंटल पीरियड है फंक्शन साइन एक्स का। और फंडामेंटल पीरियड क्या कहता है? फंडामेंटल पीरियड का मतलब ये हुआ इक्वल मिनिमम टी पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल हो एफ एक्स के। यदि इन जो जितने भी पीरियड हैं इनका जो मिनिमम है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भी पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। देखो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड तो कितने इन्फिनिट हो सकते हैं, देखो T1 T2 T3 पता नहीं कितने होंगे आगे, लेकिन इन सब में जो मिनिमम है, यहाँ कितना मिनिमम है? 2 पाई। तो हमने फंडामेंटल पीरियड क्या माना था? T इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ लिख लेना फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ साइन एक्स का? 2 पाई। और पीरियड कितने हो गए? 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे डैश डैश। समझ गए पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? लिख लीजिए ये सब। अब ये जो पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन की आप प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी मतलब हमें डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट लिखेंगे जिनसे एग्जांपल सॉल्व हो जाए कि भाई ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका पीरियड कितना है, साइन 3x इसका कितना पीरियड है, साइन स्क्वायर एक्स इसका क्या, इसका पीरियड कितना है। ठीक है ना, इन सब फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए हम क्या प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर इनके साथ साथ एग्जांपल्स करेंगे। अब देखो यदि फंक्शन का पीरियड t है तो देन फंक्शन एफ एक्स का पीरियड कितना होगा? या ऐसे भी लिख सकता है, देखो फंक्शन एफ जो p प्लस में लिखा है ये उसका पीरियड चेंज नहीं करता। ठीक है ना, हमें ये देखना है x की मल्टीप्लीकेशन में क्या है। ठीक है, वो अपॉन में आएगा। जैसे एग्जांपल देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x और साइन 3x है, इसका पीरियड कितना होगा? अब पहले टी कितना है इसका फंडामेंटल पीरियड? 2 पाई अपॉन ए, इसके एक्स के मल्टीप्लीकेशन में कितने थे? 3। तो यहाँ पीरियड कितना हुआ इसका? 2 पाई अपॉन 3। समझ गए? अब ये प्रॉपर्टी यूज हो गई ना डायरेक्ट, जब भी ऐसे साइन 3x 4x कोस टेन 4x जो भी हो तो हम उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब इसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियडिक फंक्शन है और फंक्शन एफ एक्स का पीरियड T1 है और जी एक्स फंक्शन का पीरियड T2 है, तो इन दो एफ एक्स प्लस जी एक्स
इज पीरियडिक, यदि इन दोनों का पीरियड T1 अपॉन T2 बिलोंग कर रहा है रेस तब तो पीरियडिक है, नहीं वो फंक्शन पीरियडिक नहीं है। और साथ में इन दोनों का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का पीरियड ऐसे फाइंड करेंगे कि ये दोनों का मतलब मान लीजिए एग्जांपल देखो sin x प्लस cos 2x। अब इन दोनों का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इन देखेंगे T1 है, ये जो T1 है यहाँ पे इसका पीरियड और इसका पीरियड T2। sin x का कितना पीरियड हुआ 2 पाई, ठीक है, और इसका कितना पीरियड हुआ 2 पाई अपॉन 2, यानी कितना आया पाई, इसका पीरियड है पाई अपॉन पाई, इक्वल आ रहा है 2। ये बिलोंग करता है रेशनल नंबर में, इसका मतलब ये पीरियडिक तो है। अब बात करें कि इनका पीरियड फाइंड कैसे करें, इनका निकालते एलसीएम 2 पाई और पाई, इनका एलसीएम कितना आया 2 पाई। ये फंक्शन का sin x प्लस cos 2x का पीरियड कितना है 2 पाई। पहले हमें ये चेक करना है कि T1 अपॉन T2 बिलोंग करता है क्या रेशनल नंबर में। यदि रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम है ना बिलोंग करता है, इसका मतलब पीरियड तो है। और कितना पीरियड है वो, अब यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे इन दोनों का T1 और T2 का, इन दोनों का एलसीएम निकाला, यहाँ पे 2 पाई आया, ठीक है, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखी है, इन चारों प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ यदि एफ एक्स हैज पीरियडिक, मतलब फंक्शन एफ एक्स के पास टी पीरियड है, देन एफ एक्स प्लस ए इज ऑल्सो पीरियड टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मान लीजिए 3 है, इस फंक्शन का sin x का पीरियड कितना होता है t इज इक्वल टू 2 पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड भी, मतलब यहां जो प्लस में 3 लिखा है ये इसके पीरियड को चेंज नहीं कर रहा है। यदि इसके साथ में यदि ऐसे लिखा हुआ होता 2 प्लस साइन एक्स प्लस 3, तो मतलब ये 2 और 3 इसके जो पीरियड है इसका उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। यहां देखो इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन ए एफ एक्स इज ऑल्सो हैज पीरियड टी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि फंक्शन हमारा ऐसा लिखा हो, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x, तो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा, चेंज नहीं होगा। ये 3 मल्टीप्लीकेशन में इससे इसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लास्ट क्या कहता है इफ एफ एक्स पीरियडिक विथ पीरियड टी देन मॉडुलस। मान लीजिए कि यदि हमें फंक्शन ऐसे दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स, कि इसका पीरियड कितना होगा। अब साइन एक्स का पीरियड कितना होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई, और हमें मॉडुलस का फाइंड कर रहे हैं तो अपॉन 2 कितना हुआ पाई, ठीक है ना। इसका पीरियड जब भी हम मॉडुलस फंक्शन का पीरियड फाइंड करें तो वो आएगा पाई। लास्ट क्या कहता है यदि फंक्शन पीरियडिक एंड कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन बाउंडेड होगा। इसका इस बात का क्या मतलब निकला, देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स इसका यदि डोमेन में फंक्शन का मान लीजिए रियल नंबर लू तो ये कॉन्टिन्यूस है और पीरियडिक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इसका पीरियड है, और पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस और साथ ही पीरियडिक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा फंक्शन बाउंडेड है -1 से sin x 1, मतलब ये फंक्शन sin x बाउंडेड है, ठीक है ना। जरूरी कोई भी फंक्शन हो पीरियडिक हो साथ में कॉन्टिन्यूस है मतलब फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, चारों लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे 3 प्रॉपर्टी और है वो और करेंगे। t then एफ एक्स का होल स्क्वायर
is also periodic, also periodic with period t. एग्जाम्पल, यदि हमने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स है, इनका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसका पीरियड तो इसका 2 पाई है, लेकिन जब हमें फंडामेंटल पीरियड पूछे तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पीरियड कितना होता है? अब ये देखो इसको ऐसे भी लिख लेना, 1 अपॉन 2 बाहर रख लो, 1 माइनस कोस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब जो मल्टीप्लीकेशन में है 1 अपॉन 2 और ये जो माइनस साथ में लिखा है, तो इनसे इसका पीरियड चेंज तो नहीं होगा, इसका मतलब ये कोस 2x था, तो इसका पीरियड कितना हुआ? 2 पाई अपॉन क्यों भी हम जब एफ ए एक्स का कैसे पीरियड फाइंड करते हैं, टी अपॉन मॉडुलस ए, तो 2 पाई कोस एक्स का पीरियड अपॉन 2 कितना आया? पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? कितना हुआ? पाई, ठीक है ना? ऐसे फाइंड करेंगे। ये चेक कर लेना कि भी पीरियड पूछ रहा है या फंडामेंटल पीरियड पूछ रहा है, ये लिख लो। 8 नंबर लिखो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन 1 अपॉन एफ एक्स या अंडरूट एफ एक्स, दोनों में यदि ऐसे फंक्शन हो 1 अपॉन एफ एक्स या अंडरूट एफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक with same period, पीरियड टी। एग्जाम्पल देखो इसका, यदि हम ऐसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ले ले 1 अपॉन साइन एक्स, या हम फंक्शन ले ले जी एक्स इक्वल टू अंडरूट कोस एक्स। अब साइन एक्स का कितना था पीरियड? 2 पाई, तो 1 अपॉन साइन एक्स का भी कितना होगा? 2 पाई। और यहाँ कोस एक्स का कितना था? 2 पाई, तो पीरियड कितना होगा इसका? 2 पाई। मतलब 1 अपॉन एफ एक्स या अंडरूट एफ एक्स में फंक्शन लिखा हो तो उसका पीरियड चेंज नहीं होता, वही पीरियड होगा सेम का सेम, ठीक है। आगे चले, 9th नंबर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड पीरियड टी and gx is monotonic function over the range of fx, then
is also periodic। ठीक है, यदि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है विथ फंडामेंटल पीरियड टी एंड जीएक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन। अब देखो मोनोटोनिक फंक्शन का नाम आया, इसका मतलब ये तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, जीएक्स मोनोटोनिक फंक्शन है, किसमें? रेंज फंक्शन एफ एक्स की जो रेंज आएगी, मान लीजिए ए टेंस टू एफ ए है और जी हमारा फंक्शन मान लीजिए एफ ए टेंस टू आर है, तो इस रेंज एफ ए के अंदर मोनोटोनिक है हमारा फंक्शन। ठीक है, जी इस रेंज के अंदर एफ ए के अंदर मोनोटोनिक है, तो हम कह सकते हैं कि जी एफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू और जी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। दोनों फंक्शन देखो, हमने दो फंक्शन ले लिए। ये फंक्शन है एफ, ये कहां से रियल नंबर से कहां तक डिफाइंड है, इसकी रेंज होती है 0 से 1 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, और इसे हम जानते हैं tan इनवर्स फंक्शन है। ये कहां से कहां तक फंक्शन डिफाइंड है, जी इक्वल टू रियल नंबर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, और इसका यदि डेरिवेटिव निकाले हम, जी डैश एक्स इक्वल टू होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, और कितने में, ये जो रेंज आ रही है ना 0 से 1 में, इस 0 से 1 की रेंज है, इसमें भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमारा फंक्शन तो ये सेटिस्फाई कर दे बस कि इस रेंज में, फंक्शन एफ की रेंज के अंदर फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है और साथ में ये फंडामेंटल पीरियडिक फंक्शन है। और फ्रैक्शनल जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऐसे तो डिफाइन करते हैं कि यदि वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो वापिस वही आता है, एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख लेना फ्रैक्शनल फंक्शन। यहां हमने लिखा ना, यदि इसकी रेंज क्या है, यदि फंक्शन हमारा यदि 0 और 1 के अंदर हो तो वापिस वही एक्स ही रिपीट होता है। यदि -1 और फंक्शन यदि फंक्शन 0 और 1 के बीच में रिपीट हो तो वापिस वही आता है, और -1 और 0 के बीच में हो तो x प्लस 1 आता है, और x -1 यदि 1 और 2 के बीच में हो। यदि इन इंटरवल के बीच में हो तो हमारा फंक्शन ऐसे बिहेवियर करता है। तो यहां 0 पे वैल्यू, लास्ट वैल्यू कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम 1, यहां 1 लिख ली, 1 2 3 ऐसे लिख लेना, -1 -2 -3। अब 0 से 1 इंटरवल में वापिस ऐसे आएगा, 1 से 2 के अंदर x -1, अब 1 से 2 के बीच में वैल्यू आएगी 1 पे, और 0 और -1 के बीच में x प्लस 1, ऐसे 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 ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, मतलब इसमें प्रत्येक के अंदर वही वैल्यू, कितने कितने इंटरवल के बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही है, t इक्वल टू 1, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ, 1। तो इंप्लाइज एफ और जी एक्स क्या हुआ,
जी एक्स कितना है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स, नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब फाइंड करते हैं इसका जीओएफ कंपोजिट फंक्शन। एक्स कितना था, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, टेन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ये पीरियडिक है, इसका पीरियड कितना आया, टी इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन पूरा हो गया, इनवर्स फंक्शन पूरा हो गया, कंपोजिट फंक्शन पूरा हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में, और फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।